So hello everyone, welcome all of you. Friends, today we are going to analyze a very important issue that is related to same-sex marriage. Recently in Supreme Court, Center has said that same-sex marriage is not compatible with the Indian family system. आज हम देखेंगे कि सेम सेक्स मैरिज का इशू है क्या, और मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक केस था और उस केस में सेंटर ने बोला है, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, कि जो सेम सेक्स मैरिज का कंसेप्शन है, जो कंसेप्ट है, वो कंपैटिबल नहीं है किसके, जो हमारा इंडिया का फैमिली सिस्टम है, जो इंडिया का मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन जैसे हम समझते हैं, जो चीज हमारी सोसाइटी में है, उसके कंपैटिबल नहीं है। आज हम देखेंगे सेम सेक्स मैरिज में इश्यूज कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सेंटर ने अपना एक जो स्टैंड था वो क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो क्या डिसीजन लेता है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंडिया में जो फैमिली एज ए कंसेप्शन, फैमिली का कंसेप्शन क्या है और मैरिज का कंसेप्शन क्या है। देखिए, मैं आपको सिंपली बता दूं, जब इंडिया में मैरिज के कंसेप्शन को देखते हैं तो ये बहुत ही सैक्रोसेंट है, ठीक है। और यहां पर अगर आप सेंटर का भी जो स्टैंड है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका भी स्टैंड देखेंगे तो उन्होंने भी बोला है कि फैमिली इंडिया में क्या है, कंसिस्ट ऑफ ए हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन। भाई, आपके जो परिवार है वो किससे मिलके बना होता है? एक हस्बैंड होते हैं, एक वाइफ होती है, एक चिल्ड्रन होते हैं। और जो हस्बैंड का कंसेप्शन है वो बायोलॉजिकली मैन होना चाहिए, ठीक है। और जो आपका वाइफ का कंसेप्शन है वो बायोलॉजिकली वुमेन होनी चाहिए, और उनके यूनियन से फिर आपका चाइल्ड आएगा। तो ये कंसेप्शन इंडिया में फैमिली का है। तो इसीलिए अगर आप सेम सेक्स को अलाउ करते हैं तो आपको पता है कि बायोलॉजिकली सेम सेक्स मैरिज में क्या होता है कि दो जेंडर क्या होते हैं, आपके बायोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, ठीक है। वुमेन वुमेन के साथ में मैरिज, ये तो होगा सेम सेक्स मैरिज। या फिर मैन का मैन के साथ में मैरिज, उसे गे मैरिज बोलेंगे। इधर वुमेन वुमेन के साथ तो लेस्बियन मैरिज बोलेंगे, ठीक है। तो सेम सेक्स मैरिज को अगर आप अलाउ करेंगे तो ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि इंडिया में जो हमारी सोसाइटल वैल्यूज है, जो हमारा सोशल सिस्टम है, उस पे एक तरीके से ये उसको चैलेंज करेगा और ये सही नहीं है। अब हम देखते हैं कि ये सेम सेक्स मैरिज का टोटल इशू क्या है। तो कंसेप्ट ऑफ मैरिज मैंने आपको बता दिया कि इंडिया में कंसेप्शन क्या है। इंडिया में कंसेप्शन है मैरिज का, आपका इंडिया में सैक्रोसेंट यूनियन है, ठीक है। मैरिज क्या होता है? बिटवीन टू फैमिलीज। देखिए, आपने देखा होगा जब भी इंडिया में मैरिज की बात आती है तो हमेशा बोलते हैं कि लड़की बोलेगी मुझे अपने घर वालों से मिलाओ, लड़का बोलता है या मैं आपके घर वालों से मिलूंगा, ठीक है। चाहे लव मैरिज भी हो, स्टिल लव मैरिज में भी इंडिया में फैमिली इन्वॉल्व होती है। अरेंज मैरिज में तो फैमिली इन्वॉल्व है, लव मैरिज में भी इन्वॉल्व होती है। तो इसका मतलब है कि मैरिज सिंपली इंडिया में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है दो इंडिविजुअल के बीच में। ये क्या है? ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन टू फैमिलीज, ठीक है। तो इसमें क्या है, सोसाइटी का एक एस्पेक्ट आ जाता है। तो इसीलिए अगर आप सेम सेक्स मैरिज करते हैं तो पूरा सोशल स्ट्रक्चर को आप हिला रहे हैं। आप सेम सेक्स मैरिज करके क्या रहे, पूरा कंसेप्शन जो है ना, हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो हमारा सेटअप है सोशल, उसी को आप तोड़ मरोड़ रहे हैं। ये सेंटर का मानना है और सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट में ही बोला है। और ये अगर देखा जाए तो मेजोरिटी जो पब्लिक ओपिनियन है वो भी यही चीज मानती है कि सैक्रोसेंट है। हाँ, ठीक है, हम राइट्स की बात करते हैं, अलग कम्युनिटी की राइट्स की बात करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम किस चीज में है, ठीक है। पब्लिक ओपिनियन और कॉन्स्टिट्यूशनल ओपिनियन या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, उनके बीच में यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। आगे सुप्रीम कोर्ट का अब तक डिसीजन नहीं आया है, बट सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, उनके बेसिस पे डिसीजन दे। और जो आज की जो पब्लिक ओपिनियन है, जो शादी को सैक्रोसेंट मानती है, उसके वो अगेंस्ट हो सकता है। अब तक जजमेंट नहीं आया, ठीक है। दूसरी चीज क्या, आपको पता है कि इंडिया में जो है पैट्रियार्कल सिस्टम है, और पैट्रियार्कल सिस्टम में सेम सेक्स मैरिज फिट बैठता ही नहीं है, क्योंकि अगर पैट्रियार्कल सिस्टम होगा तो आपको पता है कि वहां पे अगर वुमेन वुमेन का मैरिज होगा तो पैट्रियार्कल सिस्टम में तो वो जो मैन कंसेप्शन है कि मैन कंट्रोल करेगा, वो नहीं बैठेगा, तो वो उसके भी अगेंस्ट जाएगा। तीसरी चीज क्या है कि आप अगर इंडिया में मैरिज किससे रेगुलेट होती है, बहुत सारे पर्सनल लॉज है, ठीक है। हर कम्युनिटी या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट भी है। जब अगर दो अलग अलग कम्युनिटी के लोग शादी करना चाहते हो तो उनका कैसे होगा, उनका स्पेशल मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग शादी होती है। तो अलग अलग पर्सनल लॉ भी है, ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट है, आपका क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, मुस्लिम मैरिज एक्ट है, और आपका स्पेशल मैरिज एक्ट है। ये रेगुलेट करते हैं। और इन किसी भी एक्ट में क्या नहीं है, देयर इज नो प्रोविजन फॉर सेम सेक्स मैरिज। कोई भी सेम सेक्स मैरिज का प्रोविजन नहीं है किसी भी पर्सनल लॉ में। इसका मतलब क्या है, अब तक
पब्लिक में तो सेम सेक्स मैरिज को लेके जो ओपिनियन है वो बिल्ड नहीं हुआ है। पब्लिक अभी तक उनकी कंसेंट नहीं है। अगर आप मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन से आप जाके पूछेंगे तो आप को भी पता चलेगा कि यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज का अभी तक पब्लिक का जो ओपिनियन है उसके अगेंस्ट है। ये सेंटर का भी स्टैंड सुप्रीम कोर्ट में था और मेजोरिटी अगर आप देखेंगे तो पब्लिक ओपिनियन भी है। अब हम बात करते हैं सेम सेक्स मैरिज की। जब बात आती है तो तब दो केसेस है आपके। पहला आपका केसेस था 2018 में, एक केस था आपका नवतेज सिंह जौहर केस। ठीक है, इस केस में क्या हुआ था, इस केस में आपका जो 377 सेक्शन है आईपीसी में, उसमें से एक पोर्शन को हटा दिया गया था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, 377 आपको पता होगा कि 377 क्या करता था, कंसेंसुअल जो सेक्स होता है, दो किसी सेम सेक्स के जो इंडिविजुअल है उनके बीच में कंसेंसुअल सेक्स को भी वो क्या करता था, क्रिमिनलाइज करता था। तो उस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था। बट नवतेज सिंह जौहर केस पे जाने से पहले हम एक बार पूरा बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं कि कैसे जो कम्युनिटी है, ट्रांस कम्युनिटी, एलजीबीटी कम्युनिटी जो है, उस कम्युनिटी के राइट्स इंडिया में कैसे इवॉल्व हुए। देखिए, जब सेम सेक्स मैरिज की बात आएगी, बहुत लोग इसे क्या देखते हैं, एलजीबीटी का जो इशू है उसको अलग से देखते हैं या ट्रांस कम्युनिटी का, और ये इशू अलग से देखते हैं। ठीक है, एलजीबीटी कम्युनिटी में आपको बता दूं कि एलजीबीटी में आपका एल से लेस्बियन होगा, जी आपका गे, और फिर टी ट्रांस, और एल जी बी टी, और बी बाइसेक्सुअल। ठीक है, तो आपके जो ये लोग होते हैं इनके अपने राइट्स का जो कंसेप्शन है पब्लिक में वो क्लियर नहीं है। अभी तक इनको वो राइट्स नहीं मिल पाए हैं जो इनको मिलने चाहिए थे। यहाँ पर क्या हुआ था, 2009 में एक केस आया और नाज फाउंडेशन केस ये था, और वहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला था कि जो अगर आप किसी भी जो दो इंडिविजुअल है और वो कंसेंसुअल सेक्स कर रहे हैं तो उनको आप क्या नहीं कर सकते, उनको पिनलाइज आप कर नहीं सकते, उनको पनिश आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये 2019 का नाज फाउंडेशन का केस था। ठीक है, और तो यहां पे क्या किया था, 377 को एक तरीके से यहां पर उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। 377 एक सेक्शन है इंडियन पेनल कोड में, वो क्या बोलता था, वो बोलता था कि आपका जो कंसेंसुअल सेक्स है, किसी भी सेम सेक्स जो इंडिविजुअल है उनके बीच में, वो अननेचुरल ऑफेंस है। इसका मतलब वो अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर है। अगर कोई भी इंडिविजुअल चाहे वो अपनी मर्जी से कर रहे हो या फिर फोर्सफुल हो, दोनों ही केसेस में क्या होगा, वो अननेचुरल ऑफेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा। और इसमें एक पनिशमेंट था, 10 साल तक का आपको का प्रोविजन था, इम्प्रिजनमेंट आपको किया जा सकता है। बट मैंने आपको बताया 2018 में क्या कर दिया गया, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, एक पार्ट को, कंसेंसुअल सेक्स वाले पार्ट को, और जो फोर्सफुल वाला है वो अभी भी वैलिड है। अगर फोर्सफुली दो इंडिविजुअल है और कोई एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से फोर्सफुली सेक्स कर रहा है, सेम सेक्स के दोनों इंडिविजुअल है, तब 377 एप्लीकेबल होगा। बट कब एप्लीकेबल नहीं होगा, जब उनके बीच में सहमति होगी, कंसेंसस होगी। पहली तो चीज ये 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे क्या कर दिया था, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। बट फिर क्या हुआ, 2013 में एक केस आया, आप यहां पे देख सकते हैं, 2013 में फिर सुरेश कौशल केस आया, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 2009 के जो डिसीजन था हाई कोर्ट का उसको रिवर्स कर दिया। और फिर से सुप्रीम कोर्ट ने जो पब्लिक ओपिनियन या पब्लिक मोरालिटी की मैं बात करूंगा, ओपिनियन नहीं, देखिए पब्लिक का एक कंसेप्शन हो सकता है किसी भी चीज को लेके, उनकी एक पर्टिकुलर ओपिनियन हो सकती है, और जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो वैल्यूज है वो हो सकती है। दोनों के बीच में कभी कंफ्लिक्ट हो सकती है और कभी सिमिलैरिटी हो सकती है। किसी पब्लिक इश्यू को लेके पब्लिक सोच सकती है कि सेम सेक्स मैरिज अलाउ करनी चाहिए, ये तो पब्लिक के ओपिनियन है, अगर वे रिजेक्ट कर रहे हैं ये उनके ओपिनियन है। बट कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, हर आदमी इक्वल है। आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लिव विद डिग्निटी वो बोलता है। ठीक है, जो पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी वाला जो आपका आर्टिकल 21 है वो सबको राइट देता है कि आप डिग्निटी के साथ रहिए। तो सेम सेक्स मैरिज वाले लोगों को भी वो डिग्निफाइड लाइफ बोलता है। तो वहां पर दोनों
के बीच में एक कन्फ्लिक्ट है। देखिए बहुत ही एक महीन सा इशू ये होते हैं जिसमें आपको समझना होता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है और हमारी पब्लिक ओपिनियन क्या है। हमेशा इस टाइप के इशू में आप पाएंगे कि जहाँ पर भी क्या होता है, जहाँ पर भी आपका पब्लिक की ओपिनियन कुछ और होती है, लॉ कुछ और कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और कहता है, दोनों के बीच में जब कन्फ्लिक्ट होती है वहाँ पे आपको साइड किसकी लेनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन आपको लेनी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो 2013 के इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन था उसको रिवर्स कर दिया और बोल दिया कि जो सेक्शन 377 है इसको हम हटा नहीं सकते, हम कॉन्स्टिट्यूशनल ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक्ट को क्रिमिनलाइज करता है, ये किसी पर्टिकुलर क्लास के अगेंस्ट नहीं है, हम LGBT कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं है, हम सिंपली क्या कर रहे हैं, उनके एक्ट को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। बेसिकली ये क्रिमिनलाइजेशन तो 377 एक्ट तो वही है, कंसेंशुअल सेक्स। तो एक कंफ्यूजिंग सा जजमेंट था सुरेश कौशल जजमेंट। बट उसके बाद में मैंने आपको बताया 2018 में नवतेज सिंह जौहर केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एक पार्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। मैंने बताया कौन से पार्ट को, जहां पर कंसेंसुअल सेक्स को भी अननेचुरल ऑफेंस बताया गया था। ठीक है, उसको हटा दिया। ठीक है, बट फोर्सफुल अभी भी है। अगर कोई दो इंडिविजुअल है, दोनों सेम सेक्स से है और कोई एक इंडिविजुअल दूसरे को फोर्सफुली सेक्स करता है तो वहां पर 377 अभी भी लगेगा। बट अगर दो इंडिविजुअल है, सेम सेक्स के हैं, आप मान लीजिए कि दो मैन है या दो वुमेन है, अगर वो कंसेंशुअली सेक्स करते हैं तब 377 अप्लाई नहीं होगा, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो नवतेज सिंह जौहर केस में इसको हटा दिया था और वहां पे 4 क्वेश्चन थी मेनली। उन्होंने बोला कि अगर आपसे इस टाइप के जो कंसेंशुअल सेक्स है उसको आप क्रिमिनलाइज करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर जो आपका आर्टिकल 19(1) है जो क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप किसी जेंडर को एक्सप्रेस करने से रोक रहे हैं। ठीक है, तो आप LGBT कम्युनिटी के अगेंस्ट जा रहे हैं। यहाँ पे पहला इश्यू था वहां पे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये माना, हाँ, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल को क्या है, अपना राइट टू क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आर्टिकल 19 देता है। फिर दूसरा क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या था, वो था कि आपका जो सुरेश कौशल केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर लिया था, मोरालिटी को सोशल मोरालिटी समझ लिया। देखिए, मोरालिटी का एक इशू होता है कि किसी चीज को हम क्या देखते हैं, ये राइट है या रॉन्ग है, किस बेसिस पे हम देखेंगे, क्या हम सोशल जो पब्लिक जो ओपिनियन है उसके बेसिस पे देखेंगे या कॉन्स्टिट्यूशनल ओपिनियन के बेसिस पे देखेंगे। देखिए, मोरालिटी का मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, कोई भी चीज आपके सामने एक वर्ड आएगा मोरालिटी, आप हमेशा उससे समझना है कि जब भी मैं मोरालिटी की बात करता हूँ किसी भी इशू पे, इसका मतलब है मैं देख रहा हूँ कि वो पर्टिकुलर इशू राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, तो अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरेश कौशल केस में 2013 में 377 को वैलिड माना। तो उसके टाइम पे इन्होंने बोला कि भाई सोशल मोरालिटी ही जो है रियल मोरालिटी हुई। बट क्या ऐसा है? तो नहीं। नवतेज सिंह जौहर केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला जब हम मोरालिटी की बात करते हैं तो मोरालिटी कौन सी हाई रहेगी, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हाई रहेगी। पब्लिक में हो सकता है, आपने देखे सती प्रथा के टाइम पे देखा, सती प्रथा के टाइम पे बहुत सारे कुछ ओपिनियन, सोशल ओपिनियन थी कि ये सती प्रथा ठीक है, बट राजा राम मोहन राय जी ने क्या किया, लड़ाई लड़ी, कानूनी लड़ाई भी लड़ी और एक लेजिस्लेशन पास हुआ इंडिया में और उसके बाद में सती को बैन कर दिया गया। वहां पर आप देखते हैं कि जो आप लॉ को आज के टाइम में लॉ क्या है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो जो लीगल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है उसको हाई रखा वहां पे भी, और जो पब्लिक ओपिनियन थी उसको नीचे आना पड़ा। और धीरे धीरे आपने देखा कि पब्लिक की भी ओपिनियन उस कॉन्स्टिट्यूशनल ओपिनियन के अराउंड हो गई। आज के टाइम में भी आप देखेंगे कि जो LGBT कम्युनिटी है, जो या सेम सेक्स मैरिज की मैं बात करता हूँ, जो गे कम्युनिटी, लेस्बियन कम्युनिटी है, जब भी उनके राइट की बात आती है, फिर ट्रांस के राइट की बात आती है, जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके राइट की बात आती है, तो पब्लिक में वो सेंसिटिविटी नहीं है, उनकी जो ओपिनियन है वो थोड़ी एंटी है। अभी तक उतनी हम जनरेट नहीं कर पाए अवेयरनेस कि हम लोगों की ओपिनियन उनके राइट्स के अकॉर्डिंग कर पाए। बट संविधान सबको एक राइट देता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहती है कि जब मैं कह रहा हूं इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसका मतलब है चाहे वो LGBT कम्युनिटी से हो, सिंपल जनरल इंडिविजुअल हो, दोनों ही के पास क्या है, समान अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के जजमेंट में यही माना कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी अब हाई वो रहेगी। आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को मानोगे, न कि पब्लिक मोरालिटी को। और बहुत सारे केसेस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और पब्लिक मोरालिटी, क्या पब्लिक की क्या ओपिनियन है और संविधान क्या कहता है, दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो मेजोरिटी कह रही है वो सही होगा, हो सकता है कि उतनी अवेयरनेस हो ना हो उस टाइम पे उस पर्टिकुलर इशू के अकॉर्डिंग, पर धीरे धीरे वो क्या होता है, वो डेवलप हो जाती है। बहुत सारे इशू आपने देखे होंगे, ठीक है, जैसे पहले हम एनिमल राइट की बात नहीं करते थे, आज के टाइम में आप देखते हैं कि हम एनिमल राइट की बात करते हैं। हमारा जो कंसेप्शन है लाइफ का वो ब्रोडन हो गया है। आज के टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या स्लोगन दे रही है, वो कह रही है कि वो वन अर्थ वन फैमिली। आप समझ रहे हैं कि अर्थ का, पहले हम सिर्फ ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे थे, अब हम किस राइट्स की, एनिमल राइट्स की बात करते हैं, हम पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। पहले हम डेवलपमेंट की बात करते थे, सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते थे, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं। धीरे धीरे हम कहाँ पे आए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो ये कंसेप्शन धीरे धीरे चेंज होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मेजोरिटी जो मान रही है वही सही होगी। जो कॉन्स्टिट्यूशन, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन के में जो राइट्स है आपको उन्हीं राइट्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तीसरा इसमें क्वेश्चन था कि आर्टिकल 14 और 15 को वॉयलेट करता है। भाई आर्टिकल 14 क्या कहता है, मैंने आपको बताया इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो उसमें आप ये तो नहीं देखोगे कि सेम सेक्स मैरिज वाले लोग हैं, एलजीबीटी कम्युनिटी है, कौन है, भाई हर इंडिविजुअल को है ये तो। फिर आपका दूसरा आर्टिकल 15 वो क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रेस, कास्ट, क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो इनके बेसिस पे कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो आप जेंडर के बेसिस पे, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेसिस पे यहाँ पे क्या करें, डिस्क्रिमिनेशन करें, इसलिए 377 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऐसे ही उन्होंने आर्टिकल 21, मैंने आपको बताया कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी क्या है, राइट टू लिव विद डिग्निटी है। और आप अगर किसी का सेक्सुअल ओरिएंटेशन ये है, वो सेम सेक्स मैरिज करना चाहता है या फिर कंसेंसुअली सेक्स करना चाहते हैं, दो जो बायोलॉजिकली सिमिलर सेक्स से आते हैं वे लोग, तो आप उनको कैसे रोक सकते हैं, उनका राइट टू लिव विद डिग्निटी आप वायलेट करेंगे। ठीक है, ये मेजर क्वेश्चन थे। आज के टाइम में भी अगर मैं बात करूं सेम सेक्स मैरिज की, यही क्वेश्चन आज के टाइम पे भी सेम सेक्स मैरिज पे आप सोच के देखिए, अगर आप किसी इंडिविजुअल को इस बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कि उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग है, तो ये गलत होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना स्टैंड है और वो लॉजिकली अगर आज की पब्लिक ओपिनियन आप देखें तो उसमें वो फिट बैठता है, क्योंकि मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन इंडिया में सैक्रोसेंट समझा जाता है। वहाँ पर सेम सेक्स मैरिज का इंडिया में कोई कंसेप्ट नहीं है, ना ही इंडियन ट्रेडिशन की अगर हम बात करें वहाँ पे सेम सेक्स मैरिज का आप कंसेप्ट देखते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन की बात हो। ठीक है, तो अब तक जो पब्लिक ओपिनियन है वो सेम सेक्स मैरिज के अगेंस्ट है, बट व्हाट सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड वो टाइम बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इस पर आप भी एक नज़र बनाए रखिए कि सेम सेक्स मैरिज में क्या इशू होगा और आने वाले टाइम पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या रहता है। सो थैंक यू सो मच।